नमस्कार, हमारी खास पेशकश में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज मानस और खास पेशकश में सबसे पहले बात करेंगे अल्पसंख्यकों का पैगाम, मोदी के साथ मुसलमान। खबर लखनऊ से है, जहां भारतीय जनता पार्टी के अल्पसंख्यक मोर्चा की तरफ से आज अटल बिहारी वाजपेयी कन्वेंशन सेंटर में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। मोदी सरकार के 11 साल पूरे होने पर अल्पसंख्यकों का पैगाम, मोदी के साथ मुसलमान थीम पर कार्यक्रम आयोजित हुआ। अल्पसंख्यक मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष कुंवर वासित अली ने सभी अतिथियों का स्वागत किया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि बीजेपी के राष्ट्रीय महामंत्री तरुण चुग कार्यक्रम में पहुंचे। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार की 11 साल मोदी सरकार ने पूर्ण किए हैं। देश भर में भारतीय जनता पार्टी इसे एक कार्यक्रम के रूप में लोगों तक सरकार की योजनाओं को इस कार्यक्रम के तौर पर पहुंचा रही है। मोदी सरकार की जो भी योजना देश और प्रदेश में चल रही हैं, सभी योजनाओं का लाभ हर उस व्यक्ति को मिले जो इस देश और प्रदेश का नागरिक है। मोदी सरकार की उपलब्धियां भी लोगों को बताई जा रही हैं। अल्पसंख्यक समाज भी मोदी के साथ जुड़कर अपना विकास कर रहा है। पिछली सरकारों ने अल्पसंख्यकों का सिर्फ वोट लेने का काम किया है, उनको वर्गलाने का काम किया है। वहीं मुख्य वक्ता के रूप में उत्तर प्रदेश सरकार के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक भी कार्यक्रम में शामिल हुए। उन्होंने कहा कि मोदी का सपना है अल्पसंख्यकों के भी बच्चे अच्छी तालीम लें, प्रदेश, केंद्र और प्रदेश की जो भी योजनाएं हैं बिना भेदभाव को वो योजनाएं भी उनको मिलें। यूपी सरकार के मंत्री दानिश आजाद अंसारी ने भी मोदी सरकार के 11 साल पूरे होने पर उनकी योजनाओं का बखान किया। भारतीय जनता प्रदेश अल्पसंख्यक मोर्चा भारतीय जनता पार्टी का भव्य एवं गरिमामयी कार्यक्रम प्रदेश स्तरीय संपन्न हुआ। उसे मुख्य अतिथि के रूप में हम सबके नेता आदरणीय राष्ट्रीय महामंत्री तरुण चुग ने मुख्य अतिथि के रूप में प्रतिभाग किया है। उनका मार्गदर्शन हम सबको प्राप्त हुआ है। अल्पसंख्यक मोर्चा माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ कदम से कदम मिलाकर काम करेगा, ऐसा सर्वसम्मति से आह्वान हम सब ने पूरे प्रदेश के मुसलमानों से किया है। और ये आज ऐसा मौका है जब हर गरीब को माननीय मोदी जी ने आगे बढ़ने का अवसर प्रदान किया है। के नेतृत्व में बहुत अच्छा कार्यक्रम हुआ है, जिसमें उप मुख्यमंत्री जी भी शामिल हुए हैं, सरकार के मंत्री दानिश अली जी भी आए हैं, साथ में औलख साहब भी आए। बहुत अच्छा कार्यक्रम हुआ है और प्रदेश भर से अलग अलग जिलों से अल्पसंख्यक मोर्चे के प्रतिनिधि भी आए और बहुत भव्य 11 साल नरेंद्र मोदी जी की सरकार के गरीब कल्याण, सेवा और सुशासन के उसके ऊपर विचार गोष्ठी भी हुई। जिस तरह गरीबों के लिए प्रधानमंत्री जी ने काम किया है, 4 करोड़ गरीबों को घर मिले, 12 करोड़ गरीबों के घर पर रसोई गैस पहुंचा है, लगभग 12 करोड़ से ज्यादा गरीबों के घर पर शौचालय बना है, 15.5 करोड़ गरीबों को पीने का पानी नल से पहुंचा है। देखिए, लखनऊ की सरजमीन से आज उत्तर प्रदेश के अल्पसंख्यक समाज ने, मुस्लिम समाज ने, पासमानदा समाज ने एक बहुत बड़ा और ऐतिहासिक संदेश दिया है कि अब अल्पसंख्यक समाज अपने आप को बैंक का इस्तेमाल नहीं होने देगा। मोदी जी के साथ ये मुल्क तरक्की की तरफ आगे बढ़ रहा है और उस तरक्की में हमारा मुस्लिम समाज भी बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहा है। आज इस कार्यक्रम के माध्यम से पैगाम दिया गया है कि जो हमारा मुस्लिम समाज है वो पूरी तरीके से प्रधानमंत्री मोदी जी के साथ खड़ा है। तो इस खबर पर अहम अपडेट के लिए हमारे संवाददाता कौशलेंद्र उपाध्याय हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कौशलेंद्र, अल्पसंख्यक मोर्चा ने आज अटल कन्वेंशन सेंटर में मोदी के साथ मुसलमान थीम पर कार्यक्रम आयोजित किया है। क्या कुछ इस कार्यक्रम में देखने को मिला? से अभी तक जो बात चल रही थी कहीं न कहीं कि मुसलमान बीजेपी को वोट नहीं करता है, अब वही 11 साल केंद्र सरकार के या कहें मोदी सरकार के पूरे होने के बाद जो प्रदेश भर में, देश भर में कार्यक्रम हो रहा है, उसमें कहीं न कहीं बीजेपी की जो अल्पसंख्यक मोर्चा है वो भी उसमें भागीदारी ले रहा है। आज उसी के उपलक्ष्य में कार्यक्रम रखा, उसकी थीम जो थी आज कार्यक्रम की कि अल्पसंख्यकों का पैगाम, मोदी के साथ मुसलमान, ये थीम रखा गया और उसी पे कार्यक्रम का आयोजन किया गया। और उस कार्यक्रम में जो बीजेपी के राष्ट्रीय महामंत्री अरुण चुग वो पहुंचे थे मुख्य अतिथि के रूप में, वहीं डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक उत्तर प्रदेश सरकार मुख्य वक्ता के रूप में पहुंचे, दया शंकर सिंह मंत्री परिवहन और बलदेव सिंह औलख राज्य मंत्री, दानिश आजाद अंसारी जो खुद राज्य मंत्री यूपी सरकार के हैं वो पहुंचे थे। और वहां पे एक भव्य कार्यक्रम में अटल बिहारी वाजपेयी कन्वेंशन सेंटर जो लखनऊ में है वहाँ पे कार्यक्रम हुआ और वहाँ पे एक संदेश दिया गया
कि 11 साल हो चुके हैं, उनमें जो योजनाएं रही उसमें किसी के साथ भेदभाव नहीं हुआ, न जातिवाद हुआ, न किसी धर्म के साथ हुआ। जो योजनाएं जनता तक पहुंचनी चाहिए वो हर व्यक्ति को दी जा रही है और लगातार उस पर प्रयास किया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो नीति थी उस पे काम किया जा रहा है कि सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, इसी के आधार पर कार्य हो रहा है। और उन्होंने खुद जो है, जो भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री और डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने समाजवादी पार्टी और कांग्रेस को आड़े हाथों लिए, उन्होंने कहा कि जो कांग्रेस है आजादी के बाद से अल्पसंख्यक समाज जो है कांग्रेस के साथ रहा और वहीं 1990 में उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के साथ जुड़ा और उनको सरकार में बैठा है, सत्ता दी। लेकिन दोनों पार्टियों ने जैसे बिरयानी में तेज पत्ता की तरह चूस के फेंक दिया जाता है, इसी तरह इन मुसलमानों के साथ इन दोनों पार्टियों ने किया है। लेकिन हमारी सरकार में कोई भेदभाव नहीं है। अगर अल्पसंख्यक समाज हमारे देश, हमारे नेता के साथ जुड़ेगा तो और भी आगे विकास करेगा, बच्चों को तामील मिलेगी। एक नया संदेश देने की कोशिश की गई। इस अल्पसंख्यक मोर्चा जो प्रदेश अध्यक्ष कुंवर बासित अली थे, उन्होंने पूरा कार्यक्रम का आयोजन था और सभी अतिथियों का उन्होंने स्वागत किया और ये संदेश दिया कि अब जो पसमंदा समाज है, मुसलमान समाज है, वो कहीं न कहीं अब मोदी की तरफ रुख कर रहा है। बिल्कुल कौशलेंद्र उपाध्याय, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो तरुण चुग और डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने भी इस कार्यक्रम के दौरान अपने विचार रखे। और अब हम बात करेंगे पुलिस से मुठभेड़, दुष्कर्मी ढेर। कासगंज के सदर कोतवाली क्षेत्र में बीते दिवस 4 वर्षीय बच्ची से दुष्कर्म के आरोपी को मुठभेड़ में गिरफ्तार कर लिया गया है। मुठभेड़ के दौरान आरोपी के पैर में गोली लगने से वह घायल। पुलिस ने घायल आरोपी को जिला अस्पताल भर्ती कराया, जहां उसका उपचार जारी है। वहीं पुलिस को आरोपी के कब्जे से एक तमंचा, एक जिंदा कारतूस खोखा बरामद हुआ है। कासगंज कोतवाली क्षेत्र की रहने वाली 5 वर्षीय मासूम बीती 28 जून को अपनी मां के साथ क्षेत्र के ही एक गांव में अपनी ननिहाल गई हुई थी। तभी बीती देर शाम पड़ोस का रहने वाला 30 वर्षीय प्रदीप मासूम को चॉकलेट का लालच देकर अपने घर के ऊपरी मंजिल पर बने कमरे में ले गया, जहां प्रदीप ने मासूम के साथ दुष्कर्म किया। बच्ची की चीख पुकार सुनकर आसपास के लोग मौके पर दौड़े और लोगों को आता देख प्रदीप मौके से फरार हो गया। वहीं मासूम के परिजनों ने घटना की जानकारी 112 पुलिस को दी। जानकारी मिलते ही 112 पुलिस की गाड़ी मौके पर पहुंची और मासूम को जिला अस्पताल में भर्ती कराया। वहीं पुलिस ने मासूम की मां की तहरीर पर आरोपी के विरुद्ध मामला दर्ज कर लिया है। मामले को गंभीरता से लेते हुए एसपी अंकिता शर्मा ने कासगंज कोतवाली एसओजी व सर्विलांस की टीम गठित कर जल्द से जल्द आरोपी को गिरफ्तार करने के आदेश दिए थे। इसी के चलते कासगंज कोतवाली एसओजी व सर्विलांस की टीम ने मुखबिर की सूचना पर पुलिस टीम ने नदरई नहर पिकनिक पॉइंट के पास से घेराबंदी कर छापामार कार्रवाई की। पुलिस को आता देख आरोपी प्रदीप ने पुलिस पर जान से मारने की नीयत से फायर किया और पुलिस ने जवाब में आत्मरक्षा करते हुए गोली चलाई, जिससे अभियुक्त के पैर में गोली लगने से वो घायल। पुलिस ने घायल आरोपी प्रदीप को जिला अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उसका उपचार जारी है। वहीं पुलिस ने आरोपी के कब्जे से एक तमंचा और जिंदा कारतूस बरामद किया। कासगंज के शांतापुरी मोहल्ले में एक 4 वर्षीय बच्ची के साथ रेप की घटना हुई थी, जिसमें सूचना मिले तत्काल पुलिस मौके पर पहुंचकर उसमें अभियोग पंजीकृत किया और आरोपी जोशी को तत्परता से तलाश शुरू कर दिया, जिसमें गिरफ्तारी हुई। एसएचओ कासगंज और एसओजी सर्विलांस की टीम लगी हुई थी। आज मुखबिर की सूचना मिली कि नदरई पुल के पास आरोपी कहीं भागने के फिराक में। सूचना पे तत्काल एसएचओ कासगंज की टीम और एसओजी सर्विलांस की टीम मौके पहुंची और जब इस घेराबंदी के लिए शुरू कर दी तो पुलिस को देखते भागना शुरू किया। पुलिस ने जब इसको घेरना शुरू किया तो इसने इसके ऊपर जान से मारने के लिए अच्छे फायर किया। जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने भी बचाव करते हुए फायर किया, जिससे इसके पैर में गोली लगी और ये मुठभेड़ में गिरफ्तार हुआ। पर अहम अपडेट के लिए कासगंज से हमारे संवाददाता प्रशांत सोनी हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रशांत, 5 वर्षीय मासूम के साथ हैवानियत करने वाले आरोपी को पुलिस ने मुठभेड़ में गिरफ्तार कर लिया। उसके पास से तमंचा और कारतूस भी बरामद हुआ है। क्या कुछ अहम अपडेट है? जी मनीष जी, आपको बिल्कुल बता दूं कि जिस तरह से जो आरोपी है प्रदीप, इसने बच्ची के साथ हैवानियत की थी अपने घर में ले जाकर, उसके बाद जब बच्चे के परिजनों ने इसके खिलाफ तहरीर दी है, उसके बाद से पुलिस की तलाश कर रही थी। जैसे पुलिस को सूचना मिली थी कि कासगंज से 6 किलोमीटर दूर एक गांव पड़ता है नदरई में झाल के पुल के पास ये पिकनिक पॉइंट पर भागने की फिराक में था। पुलिस ने तुरंत ही इसके चारों ओर से घेराबंदी कर इसको पकड़ना चाहा तो इसने फायरिंग कर दी थी। फायरिंग के दौरान पुलिस ने जब जवाबी फायरिंग की तो इसके पैर में गोली लगी है, जिससे घायल हो गया
और इसको पुलिस ने इसको जिला अस्पताल में भर्ती कराया है। साथ ही इसका इस समय जिला अस्पताल में उपचार चल रहा है। पुलिस इससे पूरी पूछताछ में लगी हुई है। इसके पास से एक तमंचा, एक खोखा कारतूस व एक जिंदा कारतूस मिला है। पुलिस इसकी पूरी तरह से तलाश कर रही है कि ये कहीं अन्य मामलों में इन्वॉल्व तो नहीं था। जी प्रशांत, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो आरोपी को मुठभेड़ में पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पुलिस को यह अहम कामयाबी हाथ लगी है। मुठभेड़ में आरोपी के पैर में गोली लगी। गोली लगने से आरोपी प्रदीप घायल हुआ, जिसका अस्पताल में उपचार जारी है। घायल आरोपी से एक तमंचा और कारतूस बरामद हुआ है। और अब हम बात करेंगे आपदा विकट, प्रशासन अलर्ट। खबर लक्सर से है। आपको बता दें, जहां लक्सर के पहाड़ी इलाकों और मैदानी क्षेत्रों में लगातार हो रही बारिश से नदियां उफान पर आ गई हैं। भारी फ्लड आने से लक्सर में हस्तमोली गांव के निकट सोलानी नदी का तटबंध रिन से ग्रामीणों और प्रशासन में हड़कंप मच गया है। अब इसको तटबंध रिसने से ग्रामीणों और प्रशासन में हड़कंप मच गया है। एसडीएम सौरभ असवाल और तहसीलदार प्रताप चौहान राजस्व कर्मचारियों के साथ मौके पर पहुंचे और जेसीबी से तटबंध की मरम्मत शुरू की है। मरम्मत के बाद ग्रामीणों ने राहत की सांस ली है, लेकिन सोलानी नदी में भारी फ्लड आने की वजह से ढडेकी व मथाना, मोहम्मदपुर, सहीपुर, अब्दीपुर, कुआंखेड़ा, करणपुर, हस्तमोली, जोगावाला, प्रहलादपुर तमाम ऐसे गांव हैं जो किसानों के करीब इन गांवों के अलावा इन गांव में पानी भरा है। उसके अलावा करीब 60 बीघा गन्ने की फसल जो है वो भी बाढ़ के पानी में डूब चुकी है। लगातार हो रही बारिश से सोलानी नदी का जल स्तर बढ़ रहा है। इसके चलते और भी कई गांव बाढ़ की चपेट में आने की संभावना है। हालांकि एसडीएम सौरभ असवाल का कहना है कि नदी उफान पर आने से कुछ इलाकों में कृषि भूमि में पानी घुसा है, लेकिन स्थिति नियंत्रण में है। ये जैसा कि 29 और 30 को रेड अलर्ट जारी किया गया मौसम विभाग द्वारा, और पहाड़ों में भी लगातार बारिश हो रही है। सोलानी नदी का जल स्तर भी बढ़ा है और सिंचाई विभाग के द्वारा और हमारे राजस्व टीम के द्वारा लगातार जो सोलानी नदी पे तटबंध है उसको कहीं पे भी अगर लग रहा है कि यहाँ पर कुछ जो तटबंध है मरम्मत की ज़रूरत है या कुछ तत्काल कार्रवाई करने की ज़रूरत है तो वो किया जा रहा है। कल रात को भी हस्तमौली गांव में पानी भरने की एक खबर आई थी, उसमें तत्काल कार्रवाई की गई। तटबंध को वहां पर तुरंत रात में ही मरम्मत करके उसका पानी को। तो इस अहम खबर पर तमाम जानकारी के लिए राम गोपाल सैनी हमारे साथ जुड़ गए, हमारे संवाददाता। राम गोपाल, लक्सर क्षेत्र में भारी बारिश से एक पहले ही नदियां उफान पर हैं और अब ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों के घरों में पानी घुस रहा है, खेतों में पानी घुस रहा है। वहीं नदियां उफान पर होने के साथ तटबंध में भी रिसाव होने की खबरें सामने आ रही हैं, जिससे ग्रामीणों में डर का माहौल बना हुआ है। क्या कुछ अहम अपडेट है? बिल्कुल मनोज, देखिए पिछले 2 दिनों से लगातार भारी बारिश हो रही है प्रदेश में और पहाड़ों पर जिस तरीके से लगातार बारिश हो रही है और 2 दिन का भी मौसम विभाग ने रेड अलर्ट जारी किया है। साफ तौर पर देखा जा रहा है क्योंकि पहाड़ों पर जिस तरीके से भारी बारिश से भूस्खलन हो रहा है तो मैदानी क्षेत्रों में भी जो नदियां हैं वो उफान पर है। सोलानी नदी का भी जलस्तर बढ़ा है और गंगा नदी का भी जलस्तर बढ़ा है और यही कारण है कि जो तटबंध है सोलानी नदी का उसके रिसाव के चलते ही जो पानी है वो रिहायशी इलाकों की तरफ घुस रहा है और किसानों की हजारों बीघा कृषि हेक्टेयर भूमि जो है इसमें जलमग्न हो गई है। और यही हाल जो है गंगा नदी का बालावाली से लेकर उत्तर प्रदेश के राम साहिब तक जो गंगा नदी है उसका तटबंध भी क्षतिग्रस्त पड़ा है। देखिए प्रशासन दावे कर रहा था कि लगातार जो है हम जो हमारी टीमें है वो काम कर रही है, सिंचाई विभाग के साथ संपर्क में है, तमाम तटबंधों का जो है समय रहते इसका मरम्मत कर ली जाएगी। लेकिन लगातार जिस तरीके से देखा जा रहा है कि अब बारिश से सर पर है, लगातार बारिश हो रही है लेकिन मरम्मत तटबंध की समय रहते नहीं कर पाई है। ये साफ तौर पर प्रशासन का फेलियर है और यदि समय रहते जो तटबंध है उसकी मरम्मत हो पाती तो कहीं ना कहीं जो पानी है यानी कि फ्लड है वो रिहायशी इलाकों की तरफ नहीं घुसता। जी हाँ बिल्कुल राम गोपाल, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो कुछ इलाकों में कृषि भूमि में पानी से जलमग्न हुई हैं। दर्जन भर गाँव की 60 बीघे से ज़्यादा जो फसलें हैं वो जलमग्न नज़र आ रही हैं। लगातार हो रही बारिश से नदियाँ उफान पर हैं, लोगों में दहशत का माहौल है।
तो हमारी खास पेशकश में वक्त फिलहाल एक ब्रेक का है और ब्रेक के बाद हम बात करेंगे निर्माण पर सवाल भारी बवाल। आप देख रहे हैं के न्यूज खबरों का। ब्रेक के बाद हमारी खास पेशकश में एक बार फिर से आपका स्वागत है। हम बात कर रहे हैं निर्माण पर सवाल भारी बवाल। खबर बिहार के किशनगंज से है, जहां मानसून की दस्तक के साथ ही राज्य में अधोसंरचनाओं की पोल खुलती नजर आ रही है। ठाकुरगंज प्रखंड के पथरिया पंचायत स्थित जंगला भिट्टा क्षेत्र में निर्माणाधीन पुल का अप्रोच भारी बारिश के कारण बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया। इससे पहले भी इस क्षेत्र में कई पुलों के गिरने, क्षतिग्रस्त होने की खबरें सामने आती रही हैं। यह पुल किशनगंज के कॉलेज मोड़ से चुरली बंगाल सीमा को जोड़ने वाली 16 किलोमीटर लंबी सड़क का हिस्सा है, जिसे लगभग 1000 आपको बता दें जिससे लगभग 10 करोड़ रुपए की लागत से बनाया जा रहा है। अप्रोच ध्वस्त होने से बिहार और पश्चिम बंगाल के बीच संपर्क पूरी तरह से बाधित हो गया है। स्थानीय लोगों में आक्रोश है कि निर्माण गुणवत्ता पर सवाल उठ रहे हैं। अब निगाहें प्रशासन और संबंधित विभाग की कार्रवाई पर टिकी हुई हैं। तो बिहार बंगाल संपर्क मार्ग इससे बाधित हुआ। हजारों की लागत से बना अप्रोच पहली बारिश में ही ढहा है। तो किशनगंज ठाकुरगंज में पुल का जो अप्रोच है वो ढह गया है, पुल में दरारें हैं और बिहार में इस तरीके की कई और पुलों के गिरने और गुणवत्ता पर सवाल उठते रहे हैं। और अब एक बार फिर ये पुल का निर्माण सवालों के घेरे में है। लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। लोगों का कहना है कि ये घटिया निर्माण कराया जा रहा है, जिससे लोगों की जान भी खतरे में पड़ती है और ऐसी दुर्घटनाओं का कारण भी ये घटिया निर्माण बनते हैं। आप लोग देख सकते हैं कंडीशन बहुत खराब है और बारिश के दिन में इधर से स्कूल की गाड़ी जाती है, बच्चे सब जो पढ़ाई करने जाते हैं। अगर ये पुल का यही स्थिति रहा तो बाढ़ के समय इधर से बच्चों लोग का स्कूल जाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। यही एक रास्ता है, मेन रास्ता जो इधर ठाकुरगंज और इधर विधाननगर को जोड़ती है। और जब तक ये सही से ठीक नहीं होगा तो इस रास्ता से जाना आना बहुत दिक्कत हो जाएगा। इसलिए हम लोग अपील करना चाहते हैं कि ये पथरिया पंचायत और चुगटला गांव के बीच में जो ये पुल बना हुआ है, नया एक बनाया हुआ है, जल्द से जल्द इसको ठीक किया जाए। निर्माण तो देख रहे हैं सर कि मतलब एक महीना भी हुआ नहीं पुल चालू होने का और पहला बारिश में ही हम लोग का पुल टूट गया है और हम लोग को आने जाने में कठिनाई होती है। प्लस हम लोग का जो ट्रैक्टर वगैरह से भी आने जाने में दिक्कत हो रही है। कभी हम लोग भी अगर अनाज वगैरह सब इधर से लेके जाएंगे आएंगे, कोई हादसा हो सकता है। इसी को लेके हम ऑफिसर बड़ी जो हम लोग अधिकारी हैं उन लोग से कहना चाहते हैं कि आप लोग एक बार देख के निरीक्षण करके जाइए और देख के आइए क्या हालत हुआ है। एक महीना भी चालू नहीं हुआ है, एक महीना भी मतलब चालू होने के बाद हुआ ही नहीं है, फिर पहला बारिश में ही खत्म हो गया। और इस खबर पर अहम अपडेट के लिए हमारे संवाददाता प्रदीप शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रदीप, किशनगंज की अगर बात करें और आसपास वहां इससे पहले भी कई पुलों के टूटने, निर्माण में घटिया सामग्री का निर्माण, ऐसी शिकायतें आती रही हैं। और अब ठाकुरगंज में जो लगभग 1 महीने पुराना पुल जो बना है उसका अप्रोच जो है वो टूट चुका है, जिससे लोगों में आक्रोश देखने को मिल रहा है। ऐसी दशा में दुर्घटनाओं का भी कारण ये अप्रोच बन सकता है। क्या कुछ अहम अपडेट है? जी बिल्कुल, दुर्घटना का कारण इसलिए बन सकता है क्योंकि यह पुल जो है कुछ महीने पहले ही जो ग्रामीण बताते हैं कि कुछ महीने पहले ही पुल का निर्माण कराया गया था, क्योंकि पुल काफी क्षतिग्रस्त था। तो सरकार की नई योजना आई और पुल का निर्माण कराया गया। पर पुल निर्माण होने के कुछ महीने बाद ही उसकी जो अप्रोच है, पुल का जो अप्रोच है वो भाग जो है धंस गया है। करीब 3 से 4 इंच जो है ग्रामीण बताते हैं कि वो धंस गया है। तो कहीं ना कहीं यह बड़ा सवाल है कि आखिर एक ऐसा निर्माण है जो 2 महीने बाद ही, जबकि इस पर कोई लोडेड वाहन चलता नहीं है। यह पुल ठाकुरगंज कॉलेज मोड़ से प्रारंभ होकर बंगाल सीमा यानी कि पश्चिम बंगाल की सीमा तक को जोड़ता है। यानी 2 राज्यों को भी हम कह सकते हैं कि यह पुल जो है जोड़ता है। और काफी कृषि क्षेत्र है और काफी अनानास की खेती होती है, चाय की खेती होती है। उनका जो आना जाना का जो रास्ता है वो सारा जो है इसी पुल पर निर्भर करता है। हाँ बिल्कुल प्रदीप शर्मा, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो बिहार बंगाल संपर्क मार्ग भी है जिस पर संकट मंडरा रहा है। लोग आक्रोशित हैं कि इस तरह के घटिया निर्माण से उनको दुर्घटनाओं का भी सामना करना पड़ सकता है।
और अब हम बात करेंगे नशे में डूबता बचपन। खबर कानपुर से है, जहां बचपन किताबों, खेल और सपनों से जुड़ा होता है, वहीं कानपुर सेंट्रल स्टेशन पर इसका उल्टा दृश्य देखने को मिल रहा है। स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 9 के ऊपर पुल और दर्जनों बच्चे नशे की गिरफ्त में जिंदगी गुजार रहे हैं। और सिर्फ 9 नंबर प्लेटफॉर्म की कहानी नहीं है, लगभग कानपुर स्टेशन के आसपास ऐसे बच्चे आपको दिख जाते हैं। ये 5 से 12 साल के बच्चे व्हाइटनर और सॉल्यूशन ट्यूब जैसे सस्ते लेकिन खतरनाक नशे के आदी हो चुके हैं। के न्यूज इंडिया के संवाददाता मोहित पांडे की पड़ताल में ये चौंकाने वाला सच सामने आया कि ये बच्चे नशे के लिए ट्रेनों और स्टेशनों पर चोरी करते हैं। जब पैसे नहीं मिलते हैं तो यात्रियों के सामान चुराने से भी पीछे नहीं हटते हैं। कई बार पकड़े जाने पर ये बच्चे ब्लेड से हमला भी कर देते हैं। स्थानीय युवक गिल्ली दादा ने बताया कि वह खुद बचपन से स्टेशन पर रह रहा है और अब कई छोटे बड़े बच्चे उसके साथ नशे के इस दलदल में फंस चुके हैं। इन बच्चों को रोकने टोकने वाला कोई नहीं है। दुकानों से आसानी से मिलने वाले व्हाइटनर और सॉल्यूशन की बिक्री का कोई नियंत्रण भी नहीं है। यह स्थिति न केवल इन बच्चों के भविष्य पर सवाल खड़ा करती है, बल्कि शहर की कानून व्यवस्था और सामाजिक तंत्र की निष्क्रियता को भी उजागर करती है। प्रशासन और समाज को अब गंभीरता से सोचना होगा कि इन मासूमों को कैसे जहरीली लत से निकाला जाए। ये रिपोर्ट देखिए। बचपन, वो जो सपनों, मुस्कान और मासूमियत का आईना पेश कर दे। लेकिन कानपुर सेंट्रल स्टेशन पर ये क्या देखा जा रहा है? चौंकाने वाली तस्वीरें। दरअसल सेंट्रल स्टेशन की तस्वीरें आपके रोंगटे खड़ी कर देंगी। जिस उम्र में बच्चों के हाथों में किताबें होनी चाहिए, उस उम्र में उनके हाथों में व्हाइट और सॉल्यूशन की ट्यूब है। कानपुर सेंट्रल स्टेशन का प्लेटफॉर्म नंबर 9 का पुल, जहां हर रोज हजारों मुसाफिर गुजरते हैं, यही मौजूद है वो तस्वीर जिसे देखने के बाद शायद आप कभी इन रास्तों से गुजरने का नजरिया बदल देंगे। 5 से 12 साल की उम्र के दर्जनों बच्चे नशे की गिरफ्त में हैं। कानपुर सेंट्रल स्टेशन पर बच्चे व्हाइटनर और सॉल्यूशन नशा करते हैं, जिन्हें कोई रोकने वाला नहीं है। यही स्टेशन उन बच्चों का घर बन गया है। सच है कि बचपन अच्छाई, बुराई और जीवन के उतार चढ़ाव से परे होता है। बचपन जिंदगी का सबसे सुनहरा समय होता है, लेकिन इन बच्चों को देखकर आपका इन सब बातों से भरोसा उठ जाएगा। जिस उम्र में बच्चों के हाथों में खिलौने और कलम होनी चाहिए, उस उम्र में इन बच्चों के हाथ में नशा है। वो सस्ते नशे को पाने के लिए कुछ भी करने को तैयार हैं। कम उम्र के बच्चे बहुत ही खतरनाक नशे का शिकार हो रहे हैं। अगर इन बच्चों का बचपन ऐसा है तो जवानी कैसी होगी और क्या भविष्य होगा? दिल्ली दादा दिल्ली स्टेशन में कब से बचपन बीत गया। तो ये जो कपड़े में डाल के तो क्या बोलते हैं? सॉल्यूशन। कितनी देर तक नशा रहता है भैया? जब तक कपड़ा रहेगा तो हार रहेगा। कैसे नशा रहता है? क्या कर सकते हैं? बचपन से कर रहे हैं। स्टेशन में भी बचपन से जाने कितने लोग कर रहे हैं, बहुत लोग होंगे। टोकते क्या मादर फादर। हम आपको कानपुर सेंट्रल स्टेशन की वो तस्वीर दिखा रहे हैं जो आज तक किसी ने नहीं देखी होगी। स्टेशन के 9 नंबर सुरंग के ऊपर पुल पर दर्जनों ऐसे बच्चे आपको मिलेंगे जिनका बचपन नशे की लत में डूब रहा है। पैसे के जुगाड़ के लिए कानपुर सेंट्रल स्टेशन पर ट्रेनें व स्टेशनों में चोरी किया करते हैं, जिससे नशे लायक पैसे का जुगाड़ हो सके। बड़ी बात यह है कि नशा काफी सस्ता और आसानी से मिल जाता है। कॉपी किताब, बुक स्टॉल की दुकान में बिकने वाला व्हाइटनर और ये टायर पंक्चर में इस्तेमाल होने वाले सॉल्यूशन ट्यूब का इस्तेमाल ये बच्चे नशे के लिए करते हैं। ये बच्चे रुमाल में डालकर सॉल्यूशन ट्यूब को सूंघकर मदहोश हो जाते हैं। वहीं इसी तरह व्हाइटनर को भी रुमाल में डालकर सूंघकर नशा करते हैं। सॉल्यूशन और व्हाइटनर का नशा इतना हार्ड होता है कि ये बच्चे बदहोश हो जाते हैं।
नशा करने के बाद ये कुछ भी कर सकते हैं, यहाँ तक किसी की जान भी ले सकते हैं। नशा करने और पैसे की जुगाड़ के लिए इन्होंने अपना ठिकाना कानपुर सेंट्रल स्टेशन बना रखा है। ये बच्चे यात्रियों का सामान चुराते हैं। कई बार लोगों ने इन्हें पकड़ा है तो ये लोग नशे के आवेश में आकर यात्रियों के ऊपर ही ब्लेड से हमला कर दिया। इनके पास आपको ब्लेड भी मिलेगी। इनकी जिंदगी बस ऐसे सुबह शाम नशे में बर्बाद हो रही है, जिसकी किसी को फिक्र नहीं है। जिस उम्र में बच्चे कल्पनाओं को संजोते हैं, उस उम्र में ये नशे के आवेश में हैं। ये बच्चे अपने नशे की लत को पूरा करने के लिए गलत रास्ते पर निकल पड़ते हैं और आपराधिक प्रवृत्ति के हो जाते हैं। कानपुर सेंट्रल स्टेशन की ये तस्वीरें हमारे के न्यूज़ के संवाददाता ने उजागर की हैं, जहां बच्चों का जीवन नशे की लत का आदी हो चुका है। इस छोटे बच्चे को दिन रात नशे के अलावा खाने पीने की भी सुध नहीं रहती। ये बच्चे खाना खाने के लिए नहीं, सस्ता नशा करने के लिए पैसे का जुगाड़ करते हैं। आप ही बताइए, इन बच्चों का क्या यही जीवन होना चाहिए? प्रशासन इस खतरे से अनजान है या अनदेखा करता है? क्या ये मासूम नशे के इसी अंधेरे में गुम हो जाएंगे या समय रहते इनकी जिंदगी को नई राह दी जा सकेगी? के न्यूज़ की ये विशेष रिपोर्ट प्रशासन, समाज और सिस्टम से सवाल पूछती है। इन बच्चों का बचपन बचाने की जिम्मेदारी कौन उठाएगा? नशे में डूबता बचपन, ये कहावत नहीं, ये एक हकीकत है। मैं आपको बता दूं, मैं इस समय खड़ा हूं कानपुर सेंट्रल स्टेशन सिटी साइड 9 नंबर पुल के ऊपर। मैं अपने कैमरामैन से कहना चाहूंगा, ये वही पुल है जिसमें जो छोटे छोटे जो बच्चे जो अपने घर से भाग जाते हैं और स्टेशन आते हैं, वो कहीं ना कहीं एक नशे की लत में चले जाते हैं और कहीं ना कहीं नशा करते हैं। एक गैंग बनाकर छोटे छोटे बच्चे एक साथ एकत्रित हो जाते हैं और विभिन्न प्रकार के जो नशे होते हैं जुमाल में डालकर वो एक नशा करते हैं। मैं आपको ये भी बताना चाहूंगा, ये जो नशा है वो एक इनके हिसाब से एक सूखा नशा होता है। ये मेडिकल स्टोर हो गया या बुक स्टॉल हो गया, एक ट्यूब आता है जिसे हम लोग बोलते हैं सोल्यूशन। वो ट्यूब गाड़ी के पंचर बनाने के लिए भी काम आता है और कहीं ना कहीं वो ट्यूब ये जो बच्चे होते हैं वो लेके आते हैं, रुमाल में वो उस ट्यूब को डालते हैं। डालने के बाद उसका नशा करते हैं। और एक बच्चे नहीं, कई बच्चे कानपुर सेंट्रल स्टेशन में ऐसे हैं जो नशे के गिरफ्त में आ रहे हैं। अभी मैंने एक युवक से जो बात करी, उस युवक ने बताया कि हमारा जो बचपन है स्टेशन पे ही बीता है। मैं बचपन से ही नशा करते चला आ रहा हूँ और मैं सोल्यूशन पीते चला आ रहा हूँ। जब उससे बात करी कि कभी तुमको जीआरपी या आरपीएफ या रेलवे पुलिस ने कभी आपको टोका या रोका, तो उसने साफ बताया कि कभी मुझे किसी ने ना रोका ना टोका। और यही वो पुल है। इस पुल में आपको दर्जनों बच्चे मिल जाएंगे जो नशा करते हैं, जो नशा करने के बाद जब नशा उन पर हावी हो जाता है तो वो कहीं ना कहीं ट्रेनों में चोरी करते हैं और चोरी की घटनाओं को अंजाम देते हैं। अब देखना यह है कि रेलवे प्रशासन इस पर कैसे लगाम लगाता है। कानपुर से के न्यूज़ के लिए मोहित पांडे, कानपुर। तो फिलहाल हमारी खास पेशकश में अभी के लिए मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।